नमस्कार, मैं हूं व्यास जी। आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारत के विचार श्रृंखला में भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रेमबिल पर चर्चा करेंगे। आप सभी इस बात से भली भांति अवगत हैं कि आज़ादी की लड़ाई के समय हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने और शहीदों ने एक नए भारत के निर्माण का सपना देखा था और उस सपने को धरती पर उतारने के लिए एक संविधान की रचना जरूरी थी। ब्रिटेन में कोई रिटन संविधान नहीं है, लेकिन अमेरिका में है, फ्रांस में है। और हम लोगों को भी ऐसा लगा कि हमारे यहाँ भी एक रिटन संविधान होना चाहिए जो उस समाज निर्माण के संकल्प को, सपने को ज़मीन पर उतारने का काम करे। उसके आधार पर एक रिटन संविधान यहाँ पर लिखा गया। संविधान सभा का बाकायदा चुनाव हुआ और उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक ड्राफ्टिंग कमेटी भी बनाई गई। जब संविधान सभा संविधान निर्माण के लिए बैठी तो उसके समक्ष दुनिया में कुछ देशों के अनुभव थे, खास करके अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन, जो बड़े देश हैं। ब्रिटेन का तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन इन दो देशों के पास लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। और उसके आधार पर जो संविधान हमारा तैयार हुआ, उस संविधान में जो आदर्श है, जिसके आधार पर समाज के निर्माण का काम होना था या होना है, उसे हमारी उद्देशिका में समाहित किया गया या हमारे प्रेमबिल, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, उसमें डाला गया। क्या है वो प्रेमबिल, इसको हम समझते हैं। मैं माफ़ करेंगे, अंग्रेजी भाषा में पढ़ना चाहूँगा क्योंकि हिंदी थोड़ी और इसकी कठिन हो जाती है, और जो लोग अंग्रेजी नहीं समझ पाते उनको मैं हिंदी में भी समझाने की कोशिश करूँगा। प्रेमबिल कहता, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, political and economic, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. और अब आप जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकार करने के बाद, इस संविधान को इनेक्ट करने के बाद, यानी इस संविधान को लीगल रूप में अस्तित्व में लाने के बाद 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस हमने मनाया। अब महत्वपूर्ण यह है कि इसमें हमने वी द पीपल का इस्तेमाल किया है प्रेमबिल में। यह वी द पीपल हमें अमेरिकन संविधान में भी पहली 3 लाइन मिलता है, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। और उसी प्रकार से जो फ्रांस का संविधान है उसमें भी, चूँकि वो फ्रांसीसी भाषा में लिखा हुआ है, ले पीपल फ्रेंकोइस करके, यानी उसमें भी उसका इस्तेमाल दिखलाई पड़ता है। इसका मतलब दुनिया के जो बड़े देश हैं उनके संविधान के प्रेमबिल में वी द पीपल का बहुत महत्व है, क्योंकि संविधान जनता के द्वारा ही अंगीकृत किया गया, जनता के द्वारा ही माना गया कि इसको बनाया गया, और जनता ने ही इसको लागू करने का एक तरीके से बीड़ा भी उठाया। क्योंकि अगर जनता कोई संविधान बनाएगी तो उसका भी फर्ज बनता है उस संविधान को लागू करे। हालांकि जो संविधान बनते हैं वह संविधान मूलतः एक तरीके के कानूनी दस्तावेज हैं और सामाजिक दस्तावेज भी होते हैं। हमारे यहाँ जो एस.आर. बोमई का केस हुआ था 1994 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा कि जो संविधान, हमारा जो संविधान है वो एक कानूनी और सामाजिक दस्तावेज है। वह राज्य को चलाने की मशीनरी प्रदान करता है। उसमें राज्य के अपेक्षित आदर्श भी शामिल हैं और उन आदर्शों को लागू करने के लिए एक राजनीतिक तंत्र का निर्माण भी संविधान के माध्यम से होता है। और हमारे देश में भी राजनीतिक तंत्र बना हुआ है, विधानसभाओं से लेकर के लोकसभा तक बना हुआ है, एग्जीक्यूटिव बना हुआ है, उच्चतम न्यायालय तक न्यायालयों की लंबी श्रृंखला बनी हुई है। लेकिन उस केस में भी कहा गया कि जो आदर्श थे वो कितने अचीव किए गए, कितने प्राप्त हो सके, ये एक अलग बहस का विषय है। खैर, हम लोग उद्देशिका की जो चर्चा कर रहे हैं कि हमारे संविधान की मूल भावना क्या है, मूल विचार क्या है, वो उद्देशिका में निहित है।
उद्देशिका कहती है या प्रेमबिल कहता है कि हम एक सार्वभौम राष्ट्र का निर्माण करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं संविधान सभा में। वो एक समाजवादी, हालांकि समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, और एक धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष सेकुलर समाज के निर्माण के लिए वह भी 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, और एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी जो जनतंत्रवादी, जो जनतांत्रिक गणतंत्र होगा जिसमें चुने हुए लोग आएंगे, उसका हम निर्माण करेंगे और अपने सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करेंगे। इसके अलावा हम स्वतंत्रता प्रदान करेंगे एक्सप्रेशन का, यानी विचारों का, अभिव्यक्ति का, विश्वास का, उपासना का, हम उनको ये स्वतंत्रता प्रदान करेंगे। और इक्वलिटी, समानता, ये समानता क्या है? सभी बराबर हैं, चाहे राजा हो या रंक हो। अब कोई राजा रहा नहीं, लेकिन जो भी हो, बड़े बड़े पूंजीपतियों से लेकर के गरीब झोपड़ी में रहने वाले लोगों तक बराबर हैं, उन सभी का स्टेटस बराबर है और सभी को अवसरों की स्वतंत्रता देंगे। और ये भी संविधान के उस प्रीएम्बल में कहा गया है कि हम यह बंधुता बढ़ाएंगे, समाज के अंदर एक ब्रदरहुड बढ़ाएंगे, जिसको फ्रेटर्निटी कहा गया। और याद कीजिए, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसमें लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी बहुत महत्वपूर्ण शब्द थे। इसलिए हमारे संविधान में भी बंधुता की बात कही गई और विशेष परिस्थिति में कही गई, क्योंकि हमारे देश में अनेकों नस्लों के लोग रहते हैं, अनेकों जातियों के लोग रहते हैं, अनेकों भाषाभाषी लोग रहते हैं, स्त्री पुरुष सभी रहते हैं, अलग अलग कपड़े पहनते हैं, अलग अलग बोलियां भी बोलते हैं भाषा के साथ, खाना भी हमारा अलग अलग है, कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी, कोई दोनों मिला के खाता है। तो अलग विश्वास हैं, आदिवासी लोगों के अलग विश्वास हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सारे लोग हैं। इसलिए उस सभी के बीच में एक बंधुता की बात कही गई और न्याय, स्वतंत्रता और समानता, इन सभी पर लागू करने की बात कही गई। एक तरीके से जो हमारे देश में अनेकता है, उस अनेकता को एकता के सूत्र में पिरोने की बात कही गई। और ऐसा नहीं था कि वो एकता का सूत्र वहीं से शुरू हुआ था। 1857 की जो लड़ाई हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ, उस लड़ाई में देखें तो सभी ने भाग लिया था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने भाग लिया। और उसके बाद आज़ादी की लड़ाई में भी इन सभी लोगों ने भाग लिया। किसी ने नहीं पूछा कि आप मद्रासी हैं या आप तमिलनाडु, तो उस समय नाम नहीं था, आप केरल के हैं कि आप कश्मीर के हैं कि आप उत्तर प्रदेश के हैं, आप क्या भाषा बोलते हैं, कौन सा कपड़ा पहनते हैं, किस तरह का पहनते हैं, सभी ने भाग लिया और भाग लेकर के समाज का सपना देखा गया। मित्रों, ये जो प्रीएम्बल है, ये जो उद्देशिका है, पहले एक बेरुबारी का संदर्भ केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति महोदय बहुत सारे बिंदुओं पर रेफरेंस करते हैं उच्चतम न्यायालय में, और उन्होंने एक रेफरेंस किया था, बेरुबारी एक द्वीप है उसके बारे में, जो आज के बांग्लादेश, तब के इस पाकिस्तान और हमारे बंगाल के बीच पड़ता था। उसमें कहा गया कि प्रीएम्बल जो है वह संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन बाद में 1973 में जब केशवानंद भारती का महत्वपूर्ण मशहूर केस आया, उसमें माना गया नहीं, संविधान का हिस्सा है हमारी प्रस्तावना, और उस प्रस्तावना में जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, उन बेसिक एलिमेंट्स को कानून बना करके ख़त्म नहीं किया जा सकता। और उसमें ये भी माना गया कि उसके बेसिक एलिमेंट्स में संविधान की न केवल सर्वोच्चता मानी गई, ये भी माना गया कि जो सेकुलरिज्म है, जो धर्मनिरपेक्षता है, वो धर्मनिरपेक्षता भी हमारे संविधान की मूल एलिमेंट्स में, मूल तत्वों में शामिल है। बेसिक एलिमेंट्स वर्ड का इस्तेमाल किया गया, उसमें शामिल है। तो आप अंदाज लगाएं कि हालांकि जो ये सेकुलर शब्द है या जो समाजवादी शब्द है, इसे 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो चूंकि केशवानंद भारती केस में कहा गया कि बेसिक एलिमेंट्स को आप अमेंड नहीं कर सकते, उसमें संशोधन नहीं कर सकते, लेकिन जोड़ सकते हैं, क्योंकि जोड़ करके उसको आप विस्तारित कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी मूल भावना के अलग नहीं हो। तो फिर इस मसले को सुप्रीम कोर्ट में भी लाया गया। DS नकारा का केस है, उसमें सोशलिज्म पे सवाल उठे, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया है कि यह तो हमारे संविधान की भावना है, जो इकोनॉमिक जस्टिस कहते हैं, जो आर्थिक न्याय की बात हमने प्रीएम्बल में कही है, और जो बाद में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो 39 आर्टिकल है, 39B and C स्पेसिफिकली, वह अगर दोनों को पढ़ा जाए तो वही समाजवाद है।
सभी लोगों को भोजन के लिए आज़ादी होनी चाहिए। वो भोजन, जैसे भगत सिंह ने कहा था कि हर व्यक्ति को जो समाज वो बनाना चाहते थे, वो क्रांतिकारी तरीके से बनाना चाहते थे भारत का, तो उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को इज्जत की ज़िंदगी और मेहनत की रोटी मिले। तो मूलतः यही समाजवाद की अवधारणा नकारा केस में, DS नकारा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उसने कहा कि मार्क्सिज्म और गांधीज्म के बीच का एक ब्लेंड है, एक मिश्रण है, और इसका पूरा उद्देश्य यही है कि आम लोगों को तमाम तरह की सुविधाएं दी जाएं, समानता हो, शोषण नहीं हो। और अगर आप तैत्तरीय उपनिषद के उस श्लोक को पढ़े होंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हमारे उपनिषद में जो विचारों का ऐसा पुंज है, जो फिलॉसफी, जो दर्शन, जो भारतीय, जिसको हम मनीषा कहते हैं, उस भारतीय मनीषा में ये शब्द कि सभी सुखी रहें, ये जुड़ा हुआ है, सभी निरोग रहें। और जो राम राज्य की परिकल्पना की गई है, उस राम राज्य की परिकल्पना में तो यही है, सभी सुखी रहें, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। ये तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे गए हैं। इसलिए समाजवाद शब्द को जो जोड़ा गया, बिल्कुल सटीक शब्द कहा गया। सेकुलर शब्द पर लोगों को आपत्ति आई, पंथ निरपेक्षता है, धर्म निरपेक्षता पर भी आपत्ति आई। ये भी सेंट जेवियर केस में सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा कि जो चीज़ें संविधान में छिपी हुई थी, उसे इस शब्द के माध्यम से सामने ला दिया गया, प्रत्यक्ष कर दिया गया। क्या छिपी हुई थी? जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 है, जो राइट टू रिलीजन प्रदान करता है, जो सभी को अधिकार प्रदान करता है, और प्रियम्बल में जो फ्रीडम ऑफ, जो या लिबर्टी जिसको आप कह सकते हैं, स्वतंत्रता कह सकते हैं, वो जो उपासना की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, फेथ, बिलीफ, और ये जो उपासना है, वर्शिप की बात है, वो बिल्कुल उसी सेकुलरिज्म की बात करता है। सभी को है, इसलिए उसको उसमें डाला गया। तो मित्रों, ये बात बहुत मायने रखती है कि चूंकि हमारे समाज में, हमारे देश में अनेकता है, तो अनेकता में एकता लाने के लिए हमें सेकुलरिज्म को भी महत्व देना पड़ेगा। और केशवानंद भारती केस ने सेकुलरिज्म को बेसिक एलिमेंट के रूप में भी, जो बाद में बेसिक फीचर के रूप में साबित हुआ है, रखा गया है, उसके रूप में इसको माना। और बाद में मिनर्वा मिल केस 1980 में उसका फैसला हुआ, उसमें तो साफ शब्दों में कहा गया कि जो हमारा प्रेम्बिल है, वो प्रेम्बिल उस आदर्श को व्यक्त करता है, उस समाज निर्माण के संकल्प को, उस भारत के विचार को व्यक्त करता है, जिसको हमारे आज़ादी के दीवाने, हमारे आज़ादी में लड़ने वाले तमाम जनगण, वे इस देश को बनाना चाहते थे। और ये कहा गया कि यदि आपने उस नींव को हटा दिया, उस एलिमेंट को हटा दिया जिस पर पूरा संविधान खड़ा है, तो पूरा संविधान का ढांचा चरमरा करके गिर जाएगा। यानी आप समझ सकते हैं कि जो भारत के विचार के रूप में ये हमारी जो उद्देशिका है, वो कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी पर पूरे संविधान का महल खड़ा है, इसी नींव पर संविधान का हमारा महल खड़ा है। मित्रों, मिनर्वा मिल केस के बाद इस पूरे प्रेम्बिल के बारे में जब विचार होने लगा, तो SR बोमई केस बड़ा महत्वपूर्ण है। 1994 में उसका फैसला आया था, और SR बोमई ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि इस देश में विभिन्न नस्लों के लोग आए, विभिन्न भाषाओं के लोग आए, विभिन्न संस्कृतियों के लोग आए, और ये सारे के सारे लोग जो भी लेकर के आए, भाषा, संस्कृति, नस्ल, तो शुरू में समस्याएं आई होंगी, लेकिन उन समस्याओं को जो सहिष्णुता का दर्शन है, जो हमारा जो दर्शन है सबको स्वीकार करने का, ये भारत भूमि का जो दर्शन है सबको स्वीकार करने का, सहिष्णुता का, उस दर्शन का इस्तेमाल उस समय के लोगों ने पूरी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता के साथ किया। और बाद में आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी और आज़ादी की लड़ाई के जो दूसरे हमारे योद्धा थे, हमारे जो सेनानी थे, उन सभी ने बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्वक इसको हल करने का प्रयास किया। हालांकि अंग्रेज़ों ने बहुत बड़ी चाल चली थी। उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट का नारा दे करके, जब देखा कि 57 में हिंदू मुसलमान कंधे से कंधा मिला करके लड़ाई लड़े हैं, उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट का काम करके और डिवाइड करने की कोशिश की, समस्या पैदा करने की कोशिश की। लेकिन गांधी जी और दूसरे हमारे नेताओं ने, जैसा कि कोर्ट कह रहे हैं और बिल्कुल सही कह रहे हैं, कि उन्होंने बहुत ही सावधानी पूर्वक इस समस्या का समाधान निकाला
और ये पाया कि इस अनेकता में एकता को पहचानना पड़ेगा, इस विविधता को पहचानना पड़ेगा, और विविधता को पहचान करके प्रेमबिल में ही ये सारी बातें, एक शोषण विहीन समाज की बात कही, एक समता आधारित समाज की बात कही, एक धर्मनिरपेक्ष समाज की बात कही, एक न्यायपूर्ण समाज की बात कही, एक ऐसे समाज की बात कही जहाँ लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार है, चाहे वो पूजा की पद्धति का विचार हो, चाहे अपने धार्मिक विचार हो, चाहे अपने नास्तिकता तक के विचार हों। क्योंकि हमारे देश में चरवाक का दर्शन रहा, हमारे देश में एग्नोस्टिक व्यवस्थाएं रही। बुद्धिज़्म को देखा जाए, जैनिज़्म को देखें, अगर आप वासवन्ना का आप देखें अगर साउथ में, कर्नाटका में, तो ये सब एग्नोस्टिक हैं। और इसलिए हमारे एग्नोस्टिक विचारधारा, हमारे यहाँ जिसको हम भौतिकवादी विचारधारा या नास्तिकता कहते हैं वह भी, और जो ईश्वर में आस्था रखते हैं सारी विचारधाराएं भी हमारे यहाँ मौजूद हैं। उसकी आज़ादी की बात कही गई और समानता की बात जो कही गई कि इक्वलिटी होनी चाहिए स्टेटस में, यानी न कोई राजा है, न कोई रंक है, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, और सबको अवसरों की स्वतंत्रता रहे। तो इस प्रकार से हमारे प्रेमबिल में उस पूरे आदर्श को भरा गया। मैं कहना चाहूँगा कि हम सभी लोगों का ये दायित्व है, क्योंकि हम भारत के लोगों ने, हमारे पुरखों ने हमें ये संविधान बना करके दिया, और उस संविधान में प्रेमबिल को बेसिक स्ट्रक्चर माना गया, मूल संरचना मानी गई। उस मूल संरचना पे संविधान का पूरा ढांचा खड़ा है, उसमें भारत का विचार भी खड़ा है। भारत का विचार के साथ साथ कैसे हम इस विचार को मूर्त रूप देंगे, पूरा राजनीतिक तंत्र उसमें बनाया गया है, मशीनरी बनाई गई है, लेकिन सब कुछ बनाया गया है इस भारत के विचार को ज़मीन पर उतारने के लिए। तो हमारा भी दायित्व बनता है। हम ये न सोचें कि सरकारें ही उस दायित्व का निर्वहन करेंगी। सरकारें अपने अपने कारणों से इन विचारों में से कुछ को मानती हैं, कुछ को नहीं मानती हैं। ये कहने में हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये भारत का विचार सभी को मानना है, सरकारों को मानना है, जनता को मानना है। तो मैं तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी लोगों से, हम सहित हम भारत के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि हमें कस करके इस भारत के विचार को पकड़ लेना चाहिए और इस भारत के विचार को अपने समाज में लागू करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे की गरिमा की रक्षा करना, एक दूसरे से समता का बर्ताव करना, न्यायपूर्ण होना, ये तो मनुष्य का स्वाभाविक गुण होता है। इसलिए मनुष्य के स्वाभाविक गुण के रूप में हम इस भारत के विचार के साथ खुद को जोड़ें। मैं समझता हूँ कि आप इस बात से निश्चित रूप से सहमत होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कार्यक्रम को समाप्त करने के पहले अपील करना चाहूँगा कि यदि अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप सब्सक्राइब करेंगे तो जनोपयोगी विभिन्न विषयों पर आपको बहुत सारी जानकारियाँ मैं देने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।